Namaskar Mitro, I welcome you all again to my YouTube channel Summarized. This is a video I was not planning but the things changed so drastically, इतने तेज बदलाव हुए आज एक ही दिन में दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, सामरिक नीति में, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ में कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी बनता है। सबसे पहले आपको घटनाएं बता दूं कि घटनाएं क्या क्या हुई। घटनाएं ये हुई हैं कि 18 डेज 18 दिन तक संयम दिखाने के बाद आज रूस ने पहली बार वेस्टर्न यूक्रेन पे हमले किए हैं। और जिन वेस्टर्न यूक्रेन पे अगर हम यूक्रेनी प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट की बात माने, जो मेरे पास मानने के बहुत रीजन नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि पोलिस बॉर्डर पे भी नाटो के बेस के नज़दीक भी हमले किए हैं, जिसकी पुष्टि TASS ताश जो रूस की स्टेट मीडिया है उसने नहीं की है, तो वो कॉन्फ्लिक्टेड क्लेम हो सकता है। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो हमला किया है या नहीं। वार में प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है, पर ये बिल्कुल हुआ है कि रशिया ने लविव, जिस पे अब तक उसने एक भी हमला नहीं किया था, उस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और उसकी एयर बेस को भी टारगेट किया है। तो ये पहली बात। जो हमला इन्होंने इवानो फ्रैंकिविस्क जो एकदम पोलैंड बॉर्डर के पास है और जिसके बहुत पास में नाटो बेस है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 35 लोग मारे गए हैं और जिसमें नाटो के इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें गैर यूक्रेनी मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं। ये पहली घटना है। इनके विश्लेषण पे बाद में आता हूँ। दूसरी घटना इससे भी बहुत ही दिलचस्प है, अजीब है, जो भी कहिए। आज ईरान ने इराक का जो कुर्दिस्तान का हिस्सा है उसके इरबिल शहर में अमेरिकन एम्बेसी सहित अमेरिका का वहाँ पे दूतावास है, खासतौर पे वाणिज्य दूतावास वहाँ पे है, उसको लेकर के ताबड़तोड़ फतेह बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। अमेरिका कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल मिलिट्री को केवल बिल्डिंग वगैरह को खरोंच आई है। लेकिन ये हमला ईरान का अमेरिका को टारगेट करके हमला करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। रूस वाला जो नाटो फैसिलिटी पे किया हो या ना किया हो, जो लविव पे हमला है, वो ये साफ करता है कि रूस का धैर्य चुक रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि यूक्रेन का जो रेजिस्टेंस है वो नाटो सप्लाईज के ही दम पे चल रहा है। और इसलिए नाटो ने भले ही जमीन पे बूट्स ना उतारे हों, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन 18 दिन नहीं चलता। ये 5 दिन में बात खत्म होती, 6 दिन में ये बात खत्म होती, और एक बार ऐसा लगने भी लगा था। तीसरी खबर में ईरान वाला जो है, ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड ने, अब ये बहुत बड़ी बात है, आप सोचें, रेवोल्यूशनरी गार्ड वहाँ की जो सुप्रीम सिक्योरिटी एजेंसी है, वो है जो सब कुछ कमांड करती है, उसने अमेरिकी दूतावास पे हमले की जिम्मेदारी ली है। दे हैव क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कहा है कि अगर किसी ने, खासतौर पे इजराइल ने, पिछले जैसे हमले दोहराने की कोशिश की तो हम फिर यही करेंगे। तो इससे भी बड़े परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके मोटे मोटे तार जुड़ते हैं 2020 में, आई थिंक जनवरी 20 या समथिंग, जनवरी 2020, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पे एक ड्रोन हमले में कमांडर कासिम सुलेमानी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े नेता थे, बड़े कमांडर थे, और वो असल में ईरान के लिए वो थे जो फिल्मों में जेम्स बॉन्ड वेस्ट के लिए है। बस ये है कि जेम्स बॉन्ड फिल्मों में है और कमांडर सुलेमानी ने, कासिम सुलेमानी ने, इराक वार में, सीरिया वार में, बेरूत में, लीबिया में, बहुत सारी जगहों पे एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसीलिए ईरान में उन्हें बहुत प्यार किया जाता था। ईरान के लोग उनको सेल्फलेस हीरो मानते थे और वेस्ट ऑफ कोर्स उनको दुश्मन ही मानता था। लेकिन ईरान के हमले करने की सिग्निफिकेंस है। अगर ईरान इस वक्त टारगेट कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी को सीधे, ये भी कहा जा रहा है कि इजरायली एम्बेसी पे भी हमला है, लेकिन अभी तक उसकी चूंकि पुष्टि नहीं की है इंटरनेशनल वेस्ट एम्बेडेड, बट फिर भी मोटा मोटा इंडिपेंडेंट राइटर्स जैसे वायर एजेंसीज ने या एजेंसी फ्रांस प्रेस ने, तो मैं अभी उसको नहीं मानूंगा। लेकिन ये है कि अमेरिकी दूतावास पे हमला है।
इसके बाद फिर विश्लेषण पे बाद में आएंगे। बस आप ये याद कर लें कि अभी पिछले ही साल चीन और ईरान ने 25 साल का कोऑपरेशन एग्रीमेंट शामिल किया है, जिसमें चाइना ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। 400 अरब डॉलर। आई रिपीट, 400 मिलियन नहीं, $400 बिलियन। आप भारतीय सेना का एक साल का बजट देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी रकम हो रही है। सेना का इसलिए क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस पे है, और इसके बदले में ईरान उसको सस्ता तेल देगा। तो ये साफ है कि ईरान को अब गल्फ में, जहाँ पे वो हमेशा से अकेला रहा, रशिया दूर था, कोल्ड वॉर थी, उसके बाद वो कमज़ोर भी हुआ था रशिया, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। अब उसको एक ऐसा कैपेबल साथी मिल गया है चाइना के रूप में, जो हमलावर है, जो स्ट्रांग है, और जिसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जिनसे यूएस और उसके जो वहाँ पे क्रोनीस हैं, यूएस जो टोडीज हैं, सऊदी अरेबिया जैसे, इजराइल जैसे, उनको ये समझ में आएगा कि अब जिसको वो मिडल ईस्ट बोलते हैं, हम गल्फ बोलते हैं, खाड़ी देश, अब मिडल ईस्ट वो नहीं रहा जो स्वेज नहर और तब के एक्सपीडिशंस के बाद जिस तरह से बंदर बांट कर ली थी वेस्टर्न पावर्स ने। अब मिडल ईस्ट वो नहीं है। और अब इसमें आप जोड़ दें कि अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, शायद 11 या 12 मार्च को, यूएस सीनेट ने एक बिल पास किया था जिसमें यह कहा गया था कि यूएस गवर्नमेंट ऐसा कोई नक्शा नहीं खरीद सकती जिसमें ताइवान को गलत रूप से दिखाया गया हो। गलत रूप से दिखाने का मतलब कि उसको चाइना के हिस्से के रूप में दिखाया गया हो। आज अभी 6 घंटे पहले चाइना ने बाकायदा बयान देके कहा है कि अगर किसी भी देश ने, मैं पढ़ देता हूं कि जो चाइना का बयान है वो बहुत बड़ा बयान है कि अगर किसी देश ने ताइवान की मदद करने की कोशिश की तो उसे बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो ये एशियन डोमेन में, रशिया का काफ़ी हिस्सा एशिया में ही है, उसमें आज ये जो 3 बड़ी घटनाएं हैं और 3 कोनों पे, एक ईस्टर्न एंड पे है, एक गल्फ में है, मिडल ईस्ट जिसको ये लोग कहते हैं, और एक साउथ ईस्ट एंड पे है। रशिया, रूस नाटो ठिकानों पे हमला कर रहा है। अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, मेरे ख्याल से वो आखिरी चेतावनी टाइप है। ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया है और जिम्मेदारी ली है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसको बदला बोला है, कमांडर सुलेमानी का, कासिम सुलेमानी का। और चाइना ने सीधे थ्रेट किया है कि अगर किसी भी कंट्री ने ताइवान की मदद करने की कोशिश की तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे एक बात बहुत क्लियर कट हो रही है, बहुत साफ हो रही है कि जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं दुनिया की, मिलिट्री रियलिटीज भी, उनमें अब मेजर शिफ्ट है। हमको बहुत सीधा सीधा जो पहले रशिया चाइना एक अलायंस बनता हुआ दिख रहा था, दुनिया बाइपोलर होने की तरफ वापस जा रही थी, अब ये रशिया चाइना ईरान एक्सिस बन रहा है। और अगर ये एक्सिस बनता है तो फिर यूएस लेड जो नाटो है, या जो भी दुनिया भर में दादागिरी की करने की कोशिश वाले लोग हैं, उनको भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर उनके लिए इतना आसान कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये बात हमें बहुत साफ साफ समझ लेनी चाहिए। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि लबीब पे हमले के बाद हमने अपना दूतावास पहले कीव से हटाया था, अब हमने लबीब से भी हटा लिया है, उसको पोलैंड हटा दिया है। बाकी देश अभी भी बने हुए हैं लबीब में, क्योंकि रशिया ने केवल एयरबेस ही टारगेट किया है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस ही टारगेट किए हैं, कोई सिविलियन इलाका अभी तक लबीब में टारगेट नहीं किया है। मारिउपोल में कर रहे हैं, दोनेस्क में तो किया ही, वो तो उनके कब्जे में ही है बाकायदा। स्नेक आइलैंड पे किया था, स्नेक आइलैंड पे सिविलियन पॉपुलेशन है ही नहीं, सॉरी, सुमी पे किया है, जिसमें से वो गलती बोलते हैं कि जहाँ पे सिविलियन टारगेट हिट हो जाए। लेकिन इस तरह की 3 घटनाएं एक ही दिन होना, वो बता रहा है कि दुनिया का जो डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर है, जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है,
जो मिलिट्री रियलिटीज़ हैं वो बदल रही हैं, और उस बदलने में हम बहुत बड़े नुकसान की स्थिति में खड़े हैं कि हम कहीं नहीं। रूस भी पाकिस्तान के साथ जा रहा है। हमले करने की घोषणा के दिन इमरान खान पाकिस्तान में थे, मॉस्को में थे पुतिन के साथ, और तमाम सारे समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। रूस पाकिस्तान के साथ सैन्य एक्सरसाइज तो कर ही रहा है। अमेरिका हमारी कितनी मदद कर सकता है या वो किसी की कितनी मदद करेगा, वो हमने यूक्रेन में अब देखा है। लेकिन गलवान पे इलीगल ऑक्यूपेशन के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि क्वाड ने चाइना को नाम लेके बोला भी नहीं है। इंडो साइनो बॉर्डर पे उसने कुछ कहा तक नहीं है। हमारी मदद की तो बहुत दूर है बात। तो वही कि हम किसी से भी जाकर लिपट पड़ना, गले पड़ जाना, उसे डिप्लोमेसी नहीं कहते। डिप्लोमेसी बहुत रियलिटीज से चलती है, बहुत तथ्यों से चलती है, और उन तथ्यों के आधार पे हम अब एक मुश्किल जगह पे खड़े। खैर, आज के लिए ये अपडेट जरूरी है, मैं इसको फॉलो करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि अगर इसमें क्या आगे हो रहा है। ये बहुत दुखद है लेकिन दिलचस्प है। इसको वॉच करना बहुत दिलचस्प रहेगा, दुखद भी रहेगा। सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट में है, तबाही, युद्ध कभी भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस देश में युद्ध को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट वो लोग करते हैं जो युद्ध से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा वो नहीं चाहते जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। खैर, मैं बना रहूँगा इन तीनों खबरों पे, और इसके अलावा अगर और कोई डेवलपमेंट होते हैं और आपको बताता रहूँगा। जुड़े रहें। अगर बातें समझ में आ रही हों, चैनल अच्छा लग रहा हो तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साझा करें। शुक्रिया। सी यू ऑल, बाय बाय।